गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पी ब्लॉक का तीसरा पार्ट। और जैसे कि आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आपने बताया कि सर 11th से इजी है, और आई थिंक ऐसा लगता भी है क्योंकि 11th अगर पढ़ लेते हैं तो इजी भी लगता है। आज अपन जो कल अपना जो लास्ट पार्ट था उसके अंदर अपन ने N2 डाइनाइट्रोजन बनाने की विधियाँ, कुछ उसके भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, उसके उपयोग, इन सब के बारे में अपन ने चर्चा की थी। नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार के बारे में चर्चा की थी। आज अपन सीधा टॉपिक पे चलते हैं। अपन आपको पता है ये आलतू फालतू बातों में नहीं कहते हैं। सीधा टॉपिक पे आते हैं अपन। अमोनिया NH3 नाम सुन रखा है, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसको एमीन भी बोला अपन ने, ठीक है। बट अमोनिया ये 15 ग्रुप पढ़ रहे हैं, ठीक है। और 15 ग्रुप का पहला सदस्य है नाइट्रोजन। उसका पहला कंपाउंड अपन ने पढ़ा, अणु पढ़ा उसका N2। अब उसका सेकंड पढ़ रहे हैं अपन NH3 अमोनिया, है ना। अमोनिया के बारे में अपन ने अमोनिया की खूब सारी चीज़ें अपन देख सके हैं कि अमोनिया क्या है क्या नहीं है, लुईस क्षार है, क्यों कहते हैं, क्या है, कितने बॉन्ड बनाता है, क्या नहीं बनाता, क्या अमोनिया का संकरण होगा, क्या स्ट्रक्चर होती है, क्या बॉन्ड एंगल होता है, बहुत कुछ इसकी चर्चा करेंगे और कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे अपने को ऑफर मिला है अमोनिया बनाने का, है ना। अमोनिया को बनाने का ऑफर मिला है। अब अमोनिया होती कैसी है, थोड़ी तीक्ष्ण गंध होती है। कैसी होती है, जैसे आपने यूरिन वगैरह, जैसे कि कभी वॉशरूम जाते हो तो उसमें थोड़ी स्मेल से आती है ना, वो इसी टाइप की स्मेल होती है, ठीक है। यही होती है वो। अब बात करते हैं अमोनिया की, ठीक है। विरचन या निर्माण की विधियां या सिंथेसिस ऑफ मेथड, है ना, वो सब एक की बात होती है। विरचन इट मीन्स अपन बना रहे हैं, किसको बना रहे हैं, अमोनिया को बना रहे हैं, HNO3 को बना रहे हैं। तो ब्लैक पेन से हेडिंग डालो आप, क्या मेरे तो रेड से डली हुई है, आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालो NH3 अमोनिया। अब सबसे पहले इसको इस वाले मेथड से अपन इसको 13 चैप्टर यानी कि यूरिया की रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ेंगे। ये अपने नाइट्रोजन कंटेनिंग चैप्टर 13 चैप्टर में भी फिर से आने वाली है रिएक्शन। तो यहाँ पे इसको अपन पढ़ लेते हैं। देखो, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। ये यूरिया का फॉर्मूला, जैसे कि आपको 11th में भी लिखा है कई बार, यूरिया है। इसकी जब जल के साथ इसको अपन हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, यानी कि इसका अपघटन कराते हैं, तो यहाँ पे देखो अमोनियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, ये अमोनियम कार्बोनेट बनता है। अब ये देखो चौक बोर्ड होती है तो आपको थोड़ा अलग पैटर्न से समझाते हैं। आपको पता है प्रत्येक नाइट्रोजन के पास यहाँ पे एक एक लोन पेयर है, इस बात को आप जानते हो, ठीक है। और दो H2O हैं, तो H2O का डिसोसिएशन कैसे होता है, सिंपली कैसे होता है, H+ और OH- के रूप में होता है। इस बात को आप जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2H2 इसलिए लिए हैं कि दोनों H+ नाइट्रोजन के लॉन पेयर के ऊपर आए, तो ये क्या बन जाएंगे, NH3 बन जाएंगे। ये क्या बन गए, NH3। अब आपको लग रहा होगा NH3 बन गए, लेकिन एक ही कार्बन के ऊपर फिर दो OH। देखो यहाँ पे ये सिस्टम थोड़ा सा यहाँ पे समझाना थोड़ा, मतलब बोर्ड की बजाय थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट ये यहाँ का आप इसको शेड्यूल समझ गए कि ये किस प्रकार से यहाँ पे इसकी क्रिएटिविटी है, ठीक है। उसके बाद ये अमोनियम कार्बोनेट हो गया। उसके बाद अमोनियम, देखो खुद कार्बोनेट को आप जानते हो, कार्बोनेट क्या होता है, CO3-2 होता है। और अमोनियम क्या होता है, NH4+1, है ना, NH4+1 होता है। तो ये अमोनियम कार्बोनेट बन गया। अब अमोनियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं, अमोनियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे, तो ये देखो NH3 में CO2 और H2, दो अमोनिया बन जाएंगे, CO2 निकल जाएगी और ये निकल जाएगी। ये अपन 13 चैप्टर में और भी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आती है अमोनियम लवणों की सारों के साथ रिएक्शन। अमोनियम लवण, अमोनियम लवण का मतलब जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम लवण ही है। अमोनियम कार्बोनेट भी एक तरह से अमोनियम लवण ही था। अमोनियम सल्फेट है, ये भी एक तरह से अमोनियम लवण है ना। कुछ भी अमोनियम के साथ जो भी लवण है वो सब लवण ही है, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया करा रहे हैं अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। किसके साथ करा रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। तो अब देखो भाई साहब, इधर का प्लस कौन है, देखो हम सबसे पहले प्लस ही लिखते हैं। तो इधर अमोनियम प्लस है, क्या है, अमोनियम प्लस है। और Cl क्या है, माइनस। इधर कैल्शियम प्लस है, लेकिन कैल्शियम तो +2 होता है, इस बात को तो हम बचपन से जानते हैं। तो यहाँ पे 2 Cl- निकलेंगी ये वाली, क्योंकि 2 अमोनियम क्लोराइड लिए, तो यहाँ निकल गया कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। इधर से आपका क्या बन जाएगा, ये देखो अमोनियम है, H+ देता है, अमोनियम है। तो अमोनियम का H+ और OH- दो क्या निकल जाएंगे, H2।
और ओनली क्या बच जाएगा, 2 अमोनिया बन जाएगा। अमोनिया की विधि ऐसे अमोनियम सल्फेट से भी बना सकते हैं, NaOH से, अमोनियम, सोडियम सल्फेट और H2, ठीक है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट मेथड है जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9th-10th से पढ़ते आ रहे हैं, हेबर विधि। शायद नहीं, विधि का नाम आपने 10th में मैंने बोला था, आपको सुना नहीं सुना वो अलग बात है। हेबर विधि द्वारा अमोनिया, अच्छा कल भी बनाया था हेबर विधि द्वारा अमोनिया, हेबर विधि द्वारा अमोनिया। अच्छा, ये वाला अपन 8th चैप्टर में भी जब धातु उत्प्रेरकों की बात कर रहे थे तभी भी ये अभिक्रिया आई थी, और भी आएगी कई बार, ठीक है। तो ये हेबर विधि द्वारा बनाया गया अमोनिया, हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का 1 मोल और 3 मोल हाइड्रोजन के, जैसे कि ये रिएक्शन आपको नीचे दिख रही है, Fe चूर्ण और मोलिब्डेनम, ये आपके उत्प्रेरक, वर्धक और उत्प्रेरक होते हैं। 700 केल्विन या 200 एटमॉस्फेरिक तापमान पे ये जो अमोनिया बन रही है। लेकिन आज तक अपने सिर्फ और सिर्फ ये रिएक्शन ही देखी है, ये बनती कैसी है, इसका इंडस्ट्रियल मेथड नहीं देखा। इसका मतलब कि इसको बड़े पैमाने पे कैसे बनाया जाता है, अपने थोड़ी बहुत ही बनाई है, लैब में बनाई है ना, लैब में बनाई है या वॉशरूम में बनाई है, वो अलग बात है। लेकिन इसका बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल तौर पर इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, आइए हम आपको एक फैक्ट्री का डायग्राम दिखाते हैं। भगवान ना करें आपको फैक्ट्री में जाना पड़े, बट अच्छा इस काम के लिए जाओ तो और भी बेटर है, बट फैक्ट्री में, ठीक है। देखो पहले इसके प्रोसेस की बात करते हैं, हेडिंग डालना यहाँ पे, हेबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। हेबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण औद्योगिक स्तर पर होता है। औद्योगिक स्तर पर मतलब कि इंडस्ट्रियल मतलब कि बड़े पैमाने पे होता है, जहाँ पे अमोनिया बनाई जाती है बेचने के लिए बड़े पैमाने पे, ठीक है। पहली बात, लासातालिये के सिद्धांत के अनुसार, लासातालिये सिद्धांत आपको पता है, अभी आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ के आए हो, कौन से चैप्टर में, इक्विलिब्रियम का जो अपना चैप्टर था 11th क्लास में आपने पढ़ के आए हो, इसके अंदर लासातालिये वाला 7th चैप्टर। तो के अनुसार हेबर विधि द्वारा अमोनिया प्राप्त करने की निम्न अनुकूलन परिस्थितियाँ होती हैं। क्या था लासातालिये सिद्धांत, कि कोई भी क्रियाकारक और उत्पाद की मात्रा अगर किधर से ज़्यादा कम होती है तो वो साम्य में एक तरह से स्टेबल हो जाती है, और जिसकी मात्रा कम होती है या जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है तो ज़्यादा वाला कम की ओर फ्लो होता है और साम्य में स्टेबल हो जाता है। ऐसा अपन लासातालिये में पढ़ के आए, ठीक है। अब देखो बोल दिया, अब इसकी क्या कंडीशन है, प्रक्रम के लिए दाब उच्च 200 ATM होना चाहिए, तापमान लगभग 700 केल्विन होना चाहिए। आयरन ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, आयरन ऑक्साइड की उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्युमिनियम ऑक्साइड व पोटेशियम ऑक्साइड भी होना चाहिए। ये अब तक जो पढ़ रहे थे वो तो सिर्फ एक नॉर्मल रिएक्शन पढ़ रहे थे, अपन तो बैलेंस करने की बातों में पढ़ रहे थे, ये सिर्फ एक बता रहे थे कि हाँ ऐसे अमोनिया बनती है। अब ऐसे थोड़ी है, उसके अंदर तो अब तो पूरा लून मिर्ची जो भी चाहिए वो सब कुछ बताना पड़ेगा इसके केस में, ठीक है, वरना रिएक्शन तो अभी भी यही लिखेंगे अपन, ठीक है। तो ये चीज़ें बता दें। अब देखो ये क्या हो, इसका फंडा समझो, क्या फंडा है ये कहना चाहता है कि ये एक कोई 2 ट्यूब्स हैं बाहर से, जिसमें से हमने एक में नाइट्रोजन प्रोवाइड करा रहे हैं और एक में हाइड्रोजन प्रोवाइड करा रहे हैं। ये आगे जाके दोनों एक ही ट्यूब में मिल जाती हैं और सीधा सीधा ये टक्कर मारती, कहाँ पे पहुँचती हैं, ये उत्प्रेरक चैम्बर में। एक कैटालाइटिक एक चैम्बर होता है, उत्प्रेरक कक्षक होता है, जिसमें Fe चूर्ण, मोलिब्डेनम वगैरह, ये ताप वाप सब यहीं सहना पड़ता है। मतलब प्रॉपर रिएक्शन ये यहीं होती है, रिएक्शन प्रॉपर इसकी यहीं पर होती है, ठीक है। अब चलो रिएक्शन हो गई, सीधा इधर चला गया। अब ये जो नीचे है भाई साहब, अब यहाँ पे अमोनिया बन गई, लेकिन फ्लो में काफ़ी सारी N2H2 निकल जा रही है इधर से। हो सकता है कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो अमोनिया में कन्वर्ट नहीं हुए और अमोनिया के साथ फ्लो में आ गए, इधर प्रेशर से जा रहा है, इधर आ गए, यानी कि अमोनिया तो आ रही है, साथ में N2 और H2 भी आ गए, क्योंकि अमोनिया की तुलना में अब ये N2H2 क्या हो गए थोड़े से, इनके केस में फ्लो में इधर आ गए ना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये एक कूलिंग चैम्बर होता है यहाँ पे, ठीक है, परिशीतक कक्षक मतलब कूलिंग चैम्बर। यहाँ पे ठंडा प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि गैस को अगर अपने को द्रव में बदलना है या उसको नीचे बैठाना है तो क्या करना पड़ता है, उसको ठंडा करना पड़ता है ना। हर चीज़ को ताव दिखा के अपन बस में नहीं कर सकते, उसको क्या करना पड़ेंगे, ठंडे पानी के छींटे देने पड़ते हैं ना। ऐसे इसको कूलिंग चैम्बर में लाना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको क्या लाया, कूलिंग चैम्बर में लाया गया, ठीक है। जैसे इसको कूलिंग चैम्बर में लाया, लिक्विड अमोनिया यहाँ पे मिल गई, जैसे ठंडी हुई लिक्विड अमोनिया मिल गई। लेकिन ये जो N2 और H2 है वो सीधी फिर इधर से एक रास्ता है कि अब बेटा यहाँ पे तेरा काम नहीं है, यहाँ पे कूलिंग हुई तो ये अमोनिया पहले बैठ गई, ऊपर ये जो गैसें थी वो वापस से कहाँ चली गई,
ये एक ट्यूब अलग से लगाई है, इधर से जाती हुई ये वापस वहीं मिल गई जा, इधर से अपन N2 और H2 देते हैं। ये जो बची हुई खुची हुई जो आपकी N2, देखो ये क्या लिख रखा है, अनअभिक्रियाकृत, यानी कि ये अभिक्रिया में जो भाग नहीं ली उसको दोबारा मौका मिला है, वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है इसको कि अभी भी तू नहीं बनी तो अब बन जा। फिर से इसको कहाँ जाना है, इस उत्प्रेरक कक्षक में जाना है। ये और नई भी आएगी, लेकिन ये जो पुरानी बची खुची इस प्रोसेस को पार करके आई है, मौत के मुंह में से जाके आई है, वापस से इसकी बलि चढ़ने का वक्त आ गया है, ठीक है, वापस से उत्प्रेरक कक्षक में जाती है। ऐसे प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। और यहाँ से अपन अमोनिया के ड्रम क्या टैंकर भर भर के दुनिया को सप्लाई करते जा रहे हैं, क्योंकि अमोनिया बड़े पैमाने पर आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आ गया प्रोसेस हेबर विधि द्वारा अमोनिया कैसे बनती है, ठीक है। प्रोसेस रिएक्शन वही है। अब बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर आपको देखना की जरूरत ही नहीं है। ये देखो एक गंजी सी शक्ल दिख रही है आपको, इसके 3 हाथ पैर हैं, ये आपने बीबीटी में सब में देख रखा है। 3 ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं जो सिग्मा बॉन्ड है, और एक लॉन पेयर होता है। संकरण इसका sp3 है, क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर यानी कि सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर को अपन हाइब्रिडाइजेशन में कैसे काउंट करते हैं ये भी बता रखा आपको। आकृति पिरामिड शेप है, और बॉन्ड एंगल इसका यानी कि ये बॉन्ड एंगल इसका कितना है, 107 डिग्री बॉन्ड एंगल है, ठीक है। ये बात आप जानते हो 11th क्लास से, मेरे हिसाब से ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। फिर बात कर लेते हैं गुणधर्म, इसकी प्रॉपर्टी, इसके क्या लक्षण हैं। लक्षण मतलब दोनों प्रकार के, दिखने में कैसा है और किसी के साथ रिएक्शन करके क्या कर सकता है, ये दोनों प्रॉपर्टियाँ देखते हैं। दिखने में कैसा है, टेस्ट कैसा है, कलर कैसा है, घनत्व कैसा है, ये सब वो सब करते हैं अपन भौतिक गुणधर्मों में। और किसके साथ इसकी क्रियाशीलता है, किसके साथ ये रिएक्शन करके नए प्रोडक्ट देता है, वो सब चीज़ें करते हैं अपन इसकी रासायनिक गुणधर्मों में, जैसे कि आपको ये बचपन से बताया जा रहा है, ठीक है। अब भौतिक गुणधर्म की सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। तो अमोनिया तीक्ष्ण गंध युक्त रंगहीन गैस होती है। जैसे अभी मैंने बताया कि आप कभी वॉशरूम जाते हो तो उसमें काफ़ी सारे यूरिन पड़ा होता है, तो आपको ऐसे आप जल्दी से वॉशरूम करके बाहर आ जाते हो, क्यों? क्योंकि वो अमोनिया की तीक्ष्ण गंध आपको चुभ रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप अच्छी चीज़ ऐसे कर रहे हो आप आए। लेकिन वहाँ पे चलो कोई बात नहीं, अमोनिया सूंघने को तो मिली, वरना तो पता ही नहीं अमोनिया कैसी तीक्ष्ण गंध होती है और अमोनिया क्या होती है, ठीक है। अमोनिया की गैस जल में विलय अधिक होती है, जल में अधिक विलय होती है, क्यों? क्योंकि जल H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड और अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि इन दोनों के अंदर घुलनशील है, दोनों पोलर नेचर के हैं। क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बंद पाया जाता है, जाहिर सी बात है जल में भी पाया जाता है, ठीक है। अमोनिया के लिए गलनांक व क्वथनांक के मान अधिक होते हैं, क्योंकि अमोनिया में अंतराणविक हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। ध्यान रखना, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया अमोनिया है, H2O है, HF है, ये तीनों के तीनों अपने अपने वर्ग में थोड़े से एबिले हैं, एबनॉर्मल यानी कि थोड़ा सा इनका अलग से विभेद होता है। और उसका रीजन जैसे कल आपको बताया कि इनका आकार छोटा होना, विद्युत ऋणता उच्च होना, डी कक्षकों का अभाव होना, ये सब इनकी प्रॉपर्टी है थोड़ी सी इनकी, कि ये थोड़ा अलग गुण देते हैं, ये सब इनका रीजन है, ठीक है। जैसे कि ये दिखा रखा है हाइड्रोजन बॉन्ड आपको, स्ट्रक्चर इसकी, ये देखो ये एक H2O अणु था, इधर ये एक अमोनिया का अणु था, इधर फिर से एक H2O था। देखो एक आपके अमोनिया से कितने सारे जल के अणु ऐसे ऐड हो रहे हैं हमारे अभी, इधर से भी और हो सकता है इसकी। तो एक अच्छा खासा जल में घुलने की क्षमता होती है। अगर किसी की जल में अच्छी घुलने की क्षमता होती है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट वगैरह ये ज़्यादा होंगे, क्योंकि उसको उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है, अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ेगी। अगर कोई जल में घुल ही नहीं रहा है, मतलब वहाँ पे उनकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, तो उनको ताव दिखाएंगे, मतलब वास्ते का मतलब जैसे उनको गर्म करेंगे तो क्या होगा, जल्दी से, वो तो पहले से बेचारे अनबन थी उनके, तो वो जल्दी से बॉयल हो जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्वथनांक बिंदु उनका ज़्यादा होगा, गलनांक बिंदु भी उनका ज़्यादा होगा, ठीक है। समझ गए मेरे हिसाब से आप लोग। फिर बात कर लेते हैं इनकी रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टी है ना, केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो अमोनिया जो है वो आपका एक जलीय विलयन दुर्बल क्षारीय होता है। अमोनिया का जलीय विलयन एक दुर्बल क्षार होता है, क्योंकि जलीय विलयन में अमोनिया का OH आयन देती है। जलीय विलयन में, क्योंकि जलीय विलयन अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी, क्या बनाएगी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो OH माइनस आयन देती है। जैसे ये अमोनिया है आपका, ये H2 है। अब आपको पता है अमोनिया लोन पेयर है, दिख नहीं रहा आपको, है, तो ये क्या करता है, H2 है तो H प्लस यहाँ पे लोन पेयर के साथ, और OH माइनस, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। लेकिन ये अमोनियम प्लस OH माइनस,
बना रहा है, दुर्बल क्षार। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की धातु लवण के साथ रिएक्शन, दूसरी बात क्या कर रहे हैं, वो जल के साथ थी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की धातु लवण के साथ रिएक्शन, जैसे ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जहाँ पे बना है, इसकी धातु लवण यानी कि जिंक सल्फेट, एफी सल्फेट, जो भी है ना, धातु और लवण, ठीक है। जब धातु लवणों के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड अभिकर्त यानी कि अभिक्रिया करता है तो धातु हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त हो जाता है, धातु के हाइड्रोक्साइडों का अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। जैसे कि आपको इस रिएक्शन के अंदर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जैसे यहाँ पे आपने जिंक सल्फेट लिया और यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो आपको पता है जिंक +2 है, तो यहाँ का +2 इधर के माइनस से क्रिया करना चाहता है, यानी कि यहाँ 2 OH माइनस निकल के आएंगे तो Zn हाइड्रोक्साइड का संवेद अवक्षेप बन जाएगा। और इधर आपका अमोनियम जो है वो इधर के सल्फेट SO4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अमोनियम सल्फेट बन जाएगा, वो आपका एक लवण बन गया। अमोनियम सल्फेट क्या बन गया, लवण है, सॉल्ट है। और ये आपका एक अवक्षेप है, पीपीटी आउट हो गया, नीचे जम गया। ऐसे आप दूसरे जो दे रखा है फेरिक क्लोराइड के साथ भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अब देखो यहाँ पे फेरिक 3 क्लोराइड देता है, तो उधर से आपको OH भी कितने लेने पड़ेंगे, 3 लेने पड़ेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। Fe+3 है तो 3 OH माइनस के साथ क्या इसका मेल मिलाप होगा, Fe+3 फेरिक हाइड्रोक्साइड का भूरा अवक्षेप मिल जाएगा और अमोनियम क्लोराइड निकल जाएंगे। अमोनियम क्लोराइड भी आपका लवण है, सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो ये सब आप इन चीज़ों के साथ नॉर्मल रिएक्शन है जो अपन देखते आए हैं आज तक लाइफ में, इनके अंदर कोई मैकेनिज्म वाला कोई सिस्टम भी नहीं होता। इजीली बस सिर्फ एक क्या बोलते हैं इनको, बैलेंस रिएक्शन है कि आपको पता होना चाहिए। ये तो सब पता होता है कि जो पहले होता है वो पॉजिटिव होता है, बाद में होता है वो जो नेगेटिव होता है, और उस बाकी थोड़ा सा इनको बैलेंस करना है, और कुछ इसके अंदर कोई ज़्यादा बात है भी नहीं, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे जो अमोनिया में, ये जो आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा मैं बता देता हूँ इसके अंदर क्या लिख रखा है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देना। यहाँ जो लिख रखा है, अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु पर, ठीक है, अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लॉन पेयर उपस्थित होता है, ठीक है, जिसके कारण अमोनियम लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। अरे सर इतनी सी बात थी कि ये तो हम पहले से जानते हैं, कोई नई बात बताओ, ठीक है। तो आपको पता है वो लाइन जो दिख नहीं रही थी उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लॉन पेयर उपस्थित होता है, जिसके कारण अमोनियम एक लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है, जैसे कि हम आपको 10 से ही बताते आ रहे हैं। उसके बाद अमोनिया लॉन पेयर दान करके लुईस क्षार बनाता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, आप इसको तुरंत झपाझप उतारते रहो। धातुओं के साथ अमोनिया लॉन पेयर दान करके संकुल यौगिकों का निर्माण करता है। अभी जो लास्ट से लास्ट चैप्टर पढ़ के आए हैं, कॉपर +2 और 4 एमीन NH3, देखो ऐसा आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ के आए, नहीं पढ़ के आए क्या, आए पढ़ के, हाँ ऐसे देख लो। आपका ये AgCl है, ये सफेद अवक्षेप बन जाता है। ऐसे आपका AgCl 2NH3 ये भी आपने पढ़ के आए रंगीन, Ag और आपका NH3 का होल ट्वाइस Cl ये भी आप दोनों पढ़ के। तो ये अमोनिया जो है आपको पता है लिगेंड का काम करता है, ये आपको पता है, धातुओं के साथ लोन पेयर देके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के संकुल यौगिकों का निर्माण करता है, इसकी खास बात है ये तो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उपयोग की, यूजेज की अमोनिया के क्या उपयोग है भाई साहब के, अकार्बनिक रसायनों के निर्माण में, जैसे कि HNO3 का निर्माण में, नाइट्रिक एसिड में इसका उपयोग होता है, अभी बताएंगे नाइट्रिक एसिड, अगला टॉपिक है। या फिर खाद्य पदार्थों के परीक्षण में परिक्षेपक के रूप में होता है। उर्वरक बनाने में, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अब यूरिया से अमोनिया बना सकते हैं तो अमोनिया से यूरिया भी बना सकते हैं, ठीक है। तो उर्वरक जो भी नाइट्रोजन अपने होते हैं इनके अंदर ये अमोनिया के काफ़ी सारे कंपाउंड होते हैं, इनके यूज होते हैं मिक्सअप, ठीक है। प्रयोगशाला में विकर्मक के रूप में, ये तो अगर कोई याद रहे या ना रहे ये तो ज़रूर कर देना, ठीक है। तो ये अमोनिया के उपयोग हो गए, तो अमोनिया अपन ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सब में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले उनकी नॉर्मल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फिर बनाने की बात करते हैं, फिर भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म और उपयोग, ऐसे इसको 4 पार्ट में अंदर सब पढ़ते हैं। अब जो अपना नया टॉपिक है वो फी नाइट्रोजन का ही एक यौगिक है जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड, जिसको आप 7th क्लास या 6th क्लास में पहली बार पढ़े थे आप इसको। HNO3 जिसको आप नाइट्रिक एसिड बोलते हो, क्या बोलते हो, नाइट्रिक एसिड बोलते हो, HNO3।
यहाँ पे नाइट्रोजन देखो, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, एन दिख रहा है यहाँ पे, ये नाइट्रोजन के सभी ऑक्सी अम्लों में नाइट्रिक एसिड ही सर्वाधिक स्थायी एवं उपयोगी है। और भी नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्ल हैं जिनके अंदर नाइट्रस एसिड भी है, लेकिन नाइट्रिक एसिड जो जितना खतरनाक है और इसका मतलब जितना उपयोग होता है, जितना स्थायी है, उतने और इसके कोई अदर एसिड नहीं है। किसके? नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्लों की बात करते हैं तो, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में, यानी कि उच्चतम नाइट्रोजन की ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो सकती है? 5। ये जो OS है उसका क्या मतलब होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीकरण अवस्था होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं विरचन इट मीन्स नाइट्रिक एसिड बनाने की विधियाँ। अब सबसे पहले प्रयोगशाला विधि, ठीक है। प्रयोगशाला विधि में सोडियम नाइट्रेट है, NaNO3 प्लस कंसनट्रेट H2SO4 है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना है। एक तो क्या बना है? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाइसल्फेट भी बोल सकते हैं इसको। दूसरा बना यहाँ पे H+ और यहाँ का NO3 माइनस। यहाँ पे KNO3 से भी बना सकते हैं, तो वहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। KNO3 भी यूज कर सकते हैं, बन क्या जाएगा? गर्म करने पर नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। सिंपल सी रिएक्शन। अब मेन जो इसकी औद्योगिक बड़े पैमाने पे ये प्रयोगशाला में विधि है, ये तो कमती बेसी में अपन काम में लेते, सिखाने लायक है ये, जो समझ लो। अब जो बड़े पैमाने पर धंधे पानी की बात कर लेते हैं, तो औद्योगिक स्तर पर इस विधि का जो निर्माण होगा वो क्या है? औद्योगिक विधि पे इसका निर्माण होगा। औद्योगिक स्तर पर नाइट्रिक अम्ल ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा बनाया जाता है। क्या? औद्योगिक स्तर पर नाइट्रिक अम्ल ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा बनाया जाता है। ये ऑस्टवाल्ड एक नाम है विधि का, मतलब किसी साइंटिस्ट मूर्ख का नाम है ऑस्टवाल्ड। तो औद्योगिक स्तर पर नाइट्रिक अम्ल ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा बनाया जाता है। अब ऑस्टवाल्ड विधि क्या है? ऑस्टवाल्ड विधि में नाइट्रिक अम्ल को बनाने के लिए अमोनिया के वायुमंडल ऑक्सीजन के साथ गोज उत्प्रेरक, ध्यान दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, गोज उत्प्रेरक पूछूंगा मैं एबीसीडी में। गोज उत्प्रेरक क्या है? निम्न में से गोज उत्प्रेरक है या गोज उत्प्रेरक के केस में सही है गलत है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है ये गोज उत्प्रेरक, बड़े बड़े एग्जामों में आता है ये, और अपने एग्जाम से बड़े तो कोई होते नहीं, आपको पता है, ठीक है। PT और RH की मिक्स की उपस्थिति में 500 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है। अभिक्रिया निम्न पदों में होती है। इन अभिक्रियाओं के 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेपों को समझने की कोशिश करें। पहले स्टेप में अमोनिया के 4 अणु और ऑक्सीजन के 5 अणु को गोज उत्प्रेरक की उपस्थिति में 500 केल्विन दाब और 9 बार प्रेशर के ऊपर इनको रखा जाता है, ट्रीटेड किया जाता है। और यहाँ पे 4 नाइट्रोजन ऑक्साइड और 6 H2O बनती है। 6 H2O क्यों बनेंगी? देखो 4 तिया 12 हाइड्रोजन है। कितनी हाइड्रोजन है? 4 तिया 12। तो अगर इनको वाष्प करेंगे तो जल वाष्प कितने निकलेगी? जल के अणु कितने वाष्पित हो सकते हैं? 12 हाइड्रोजन की 6। अब बचे क्या? 4 नाइट्रोजन और इधर 10 ऑक्सीजन में से 6 काम आ गई, तो कितनी बची? 4, यानी कि 4 NO। अब ये जो NO है वो देखो यहाँ पे सिर्फ बैलेंस किया गया है। NO कन्वर्ट होता है NO2 में। NO किस में कन्वर्ट होता है? NO2 में। अब कोई भी, जैसे आपको पता है, चाहे आप किसी को भी ले लो, SO2 को ले लो भले से, SO2 को आप SO3 में कन्वर्ट करते हो तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड की उपस्थिति में हाफ O2 के साथ इनको क्या करते हो? इसका ऑक्सीकरण होता है तो SO3 में कन्वर्ट होती है। ऐसे ही कोई भी हो, चाहे आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड को चाहे आप कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करो तो भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऐसे यहाँ पर भी NO2 को आप NO को NO2 में कन्वर्ट करोगे तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अब बात ये आती है कि हम बने तो 4 हैं, लेकिन कुछ 4 की बात थोड़ी कर रहे हैं अपन। यहाँ सेकेंड स्टेप में 2 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ले रहे हैं और इनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं और ये कन्वर्ट हो गए NO2 में। 2 NO2 बन गए। वहाँ से अपन 4 लेते तो 2 O2 लेने पड़ते अपने को और फिर 4 NO2 बन जाते। अपन तो सिर्फ रिएक्शन कर रहे हैं। अब देखो ये बन गए। अब ये मत बोलना सिर्फ बने तो 2 NO2 हैं, अब 3 क्यों ले लिए? क्योंकि 2 बनाए हैं तो हम 4 भी बना सकते हैं और 4 बनाए हैं तो हम 6 भी बना सकते थे, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब ये जो 3 NO2 है वो जल के साथ रिएक्शन करेगी और 2 HNO3 और 1 NO निकाल दी, 2 HNO3 बन जाएगी और एक नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये वापस से यहाँ पे पहुँच जाएगी
और फिर सेकंड स्टेप में काम आती रहेगी। ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर अपन अमोनिया से नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं गौज उत्प्रेरक की उपस्थिति में। गौज उत्प्रेरक का नाम, फॉर्मूला सब ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है गौज उत्प्रेरक, ठीक है। तो ये अमोनिया की विधि थी। अब बोले नॉट स्पेशल ऑस्टवाल्ड विधि से, क्या बोला है, ऑस्टवाल्ड विधि से प्राप्त HNO3 अमोनिया को आश्वित करने पर 68% कंसंट्रेट HNO3 प्राप्त होता है, जबकि सांद्र H2SO4 द्वारा निर्जलीकरण करने पर 98% सांद्र HNO3 प्राप्त होता है। इस बात का ध्यान दें, ठीक है। ये एक क्वेश्चन बन रहा है अलग से। अब फिर अपन बात कर लेते हैं इसके गुणधर्म की। गुणधर्म प्रॉपर्टी की बात करेंगे। भौतिक गुणधर्म, नाइट्रिक अम्ल रंगीन द्रव होता है। नाइट्रिक अम्ल रंगीन द्रव होता है, यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता। नाइट्रिक एसिड जैसे पानी दिखता है वैसे ही कलरलेस भी दिखाई देता है। द्रव होता है, लिक्विड होता है। नाइट्रिक अम्ल की ज्यामिति सामान्यतः समतलीय होती है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। ये आपका एक नाइट्रोजन है, इसके इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन। ये डबल बॉन्डेड होता है, एक मतलब कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है। वहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है एक के साथ, ये सब बना रखा है कि कैसे पड़ा रहता है ये ना। इसके बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड एंगल वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना से पता है कि ये जो ज्योमेट्री अपन ऐसे जो पढ़ लेते हैं आज तक, उसको यहाँ पे इस प्रकार से अपन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके 3 ऑक्सीजन और ये जो होते हैं वो भाई साहब कैसे ऐड होते हैं, ठीक है। बस इतना ही पता रखना है, समतली ज्यामिति, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं रासायनिक गुणधर्म की। HNO3 की जल से क्रिया। नाइट्रिक अम्ल परबल अम्ल होता है, आपको पता है, क्योंकि ये जलीय विलयन में हाइड्रोनियम HNO3 आयन देता है मतलब जल में हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O+ का देना, यानी कि नाइट्रिक एसिड ने H+ दिया है भाई, ये नाइट्रिक एसिड है, ये आपका नाइट्रिक एसिड है, इसने H+ दिया, तभी तो यहाँ जो जल के ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर थे उसके साथ इसने बॉन्ड बनाया, हाइड्रोनियम आयन बनाया और ये नाइट्रेट बना। अब ये नाइट्रेट तो क्या है, ये तो क्षार है, एक तरह से क्षार की तरह भांति कार्य करेगा और ये एसिड की तरह कार्य करेगा। लेकिन यहाँ पे एसिड कौन था, ये, और क्षार कौन था, ये। आपको पता है जल तो एम्फिप्रोटी होता है, उभयधर्मी होता है, अम्लों के साथ क्षार की तरह, क्षार के साथ अम्लों की तरह, ये इसकी प्रवृत्ति होती है। इसमें भगवान ने इसको, कुदरत ने इसको बनाया ही ऐसे, अपन क्या कर सकते हैं, रब ने बना दी जोड़ी भैया, ठीक है। बात कर लेते हैं HNO3 की धातुओं से क्रिया। HNO3 आपको पता है एसिड जो भी होते हैं, चाहे आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो, HCl हो, HNO3 हो, सब मतलब धातुओं से क्रिया कर लेते हैं। और H2 गैस देने की एक तो इनकी खास बात होती है, या फिर जैसे कि H2O देंगे, है ना, या गैसेज देंगे, ये इनकी केसेज में ऐसी चलती क्रिया होती है। नाइट्रिक एसिड परवल ऑक्सीकारक होता है, पहली बात, जो धातुओं के से क्रिया करके धात्विक नाइट्रेट बना देते हैं, धात्विक नाइट्रेट भी बना सकते हैं। नोट, PtAU जैसी कम क्रियाशील धातुएं प्राय HNO3 से क्रिया नहीं करते हैं, ये इसके लिए एग्जप्शन बताया कि PtAU जैसी जो कम क्रियाशील धातु होती हैं वो तो ऑक्सीजन से भी नहीं करती कई क्रिया धातु, ठीक है। तो कुछ क्रियाएं नहीं करती हैं, लेकिन आप सोच रहे होगे कि गोल्ड और Pt को फिर क्या एसिड में गाड़ा नहीं जाता, ऐसों के लिए भी काम है अपने पास, अभी बताएंगे इसका इलाज। अम्लराज, एक्वायराइजा, एक से काम नहीं होता है तो 2 मिला के करेंगे, लेकिन सोने को ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इनके केस में। चलो नोट की जगह यहाँ पे कुछ धातु दे रखा है, जैसे जिंक दे रखा है। जिंक को अगर तनु HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं तो 4 जिंक नाइट्रेट बन रहा है, 5H2O और N2। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जितने जो एक चीज़ ही बैलेंस करने को आपको मदद कर सकती है यहाँ पे, खासकर आ जाए तो, वरना ऐसी चीज़ों को रटने की जरूरत नहीं होती। ये आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसा होता है तो इनको बैलेंस कैसे करने होते। बाकी ऐसे कोई रिएक्शन रटने जैसी कोई क्वेश्चन नहीं बनता यहाँ पे, ठीक है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, जो हाइड्रोजन है वो H2O के रूप में निकलेंगे यहाँ पे, इस बात का ध्यान देना, उस हिसाब से इनको बैलेंस करना होता है। और अगर ये सांद्र होगा तो 4 में काम हो जाएगा इसका, जिंक नाइट्रेट बन जाएंगे, 2NO2 निकल जाएगा, 2H2O निकल जाएगा। ऐसे अगर कॉपर के साथ करते हो तो कॉपर नाइट्रेट और NO2 गैस,
अगर ऐसे आप कॉपर के साथ कंसनट्रेट लेते हो तो फिर डायरेक्ट 4 से काम हो जाता है, कॉपर नाइट्रेट बन जाता है, NO2 की भूरी गैस निकलती है और ये बनता है। फिर अगर अधातुओं की बात कर लेते हो आप, अधातुओं के साथ क्या फंडा है इनका, तो अधातुओं के साथ भी आपका HNO3 रिएक्शन कर लेता है। और जैसे कि अधातु आपका I2 है, कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, ये सब अधातु भी हैं। तो पहली बात ध्यान रखना, ये आपके एसिड बनाएंगे, आयोडिक एसिड है। अच्छा, परायोडिक भी होता है, उसमें HiO4 होता है, ठीक है। और ये मैंने कहा आपको कि ये जो H2O दे रहे हैं, आयोडिक एसिड बना दिया। उसके बाद अगर कार्बन है तो CO2 बना दिया, NO4NO2 बना दिया, H2 बना दिया। ऐसे सल्फर है, सल्फर का कौन सा एसिड बन सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा मैक्सिमम। तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। तो H2SO4 में तो भाई साहब एक ही सल्फर आता है, लेकिन सल्फर जो है वो S8, फॉस्फोरस है P4। तो ये इनकी मतलब कि बहुआण्विक ये परमाणुवीय अणु होते हैं, मतलब फॉस्फोरस सिंगल नहीं मिलता है, P4 है, ऐसे सल्फर भी सिंगल नहीं मिलता, S8 ज़्यादा स्टेबल है, S6 भी होता है। तो ये अब सोचो एक सल्फर है तो एक सल्फर H2SO4 में एक ही सल्फर काम आ रहा है, लेकिन S8 है तो 8 H2SO4 बने। अब 8 H2SO4 के सोचते हुए इसको बैलेंस करो कि कितने अपने को हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि एक HNO3 से एक ही हाइड्रोजन मिलेगा। तो 8 दूनी 16 तो यहीं पे काम आ गए। फिर बाकी इसके ऑक्सीजन जो हैं वो भी जल के रूप में निकलेंगे, तो अब ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने पड़ेंगे अपने को, कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 8 चौक 32 ऑक्सीजन हैं। अगर 32 यहाँ लगाते हैं तो काम अपने को 8 दूनी 16 ही आ रहे हैं। फिर ये 16 दूनी 32 H2O कहाँ जाएंगे, ये सब मेंटेन और कुछ नहीं, गुणा भाग और लेना देना कुछ नहीं। अच्छा, इसके छुपी हुई जो रिएक्शन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। P4 है और 20 HNO3 है, P4 प्लस 20 HNO3। और फिर इधर है आपका 4, मैं लिख देता हूँ 4H3PO4, ये 4 फॉस्फोरिक एसिड है। क्या है ये, 4 फॉस्फोरिक एसिड है प्लस 20 NO2 है। क्या है, 20 NO2 और प्लस आपको H2O तो दिख ही रहे होंगे 4, ठीक है। तो ये इसकी धातुओं के साथ रिएक्शन थी। हाँ, ये एक नाइट्रिक गैस के अंदर नाइट्रेट की आयन की बुरी वाला प्रेक्षण होती है। ये आपको रेडिकल के अंदर प्रैक्टिकल लैब में बना के दिखाएंगे। बहुत अच्छा चल्ला बनता है, चाहे आपके सीनियर से पूछ सकते हो। उसका नाइट्रिक एसिड का बुरी वाला टेस्ट ट्यूब के अंदर बना के दिखाएंगे, ये आपको आसानी से बन जाती है। कि नाइट्रेट युक्त लवण जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट है, कोई सा भी मतलब लवण होता है जो अपने पास, उसकी पहचान के लिए परीक्षण काम किया जाता है। कि जैसे आपको नहीं पता कि हमने आपको नाइट्रेट दिया है, लेकिन आप कैसे परीक्षण करोगे, ये प्रोसेस बता रहा है। इस प्रक्रिया में आपका जो Fe+2 ऑक्सीकृत होकर Fe+3 आयन में बदलता है। और आपको पता है Fe+2 एक हरा होता है, Fe+3 में जाके भूरा बलय बनता है, कलर जानते हो। तो जैसे ये कन्वर्ट होता है उसके चक्कर से ऐसा होता है। तो एक प्रणाली में जैसे कि टेस्ट ट्यूब के अंदर नाइट्रेट लवण लेंगे, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट, जिसमें अपन फेरस सल्फेट डालेंगे। फेरस सल्फेट आपको पता है Fe+2 ही होता है। इसके पश्चात प्रणाली की दीवार के सारे धीरे धीरे इसमें सांद्र H2SO4 डाला जाता है। दोनों विलयन का संगम स्थल, यानी कि जो आपने पोटेशियम नाइट्रेट लेकर उसमें फेरस सल्फेट डाला है, अब दीवार के सारे आप H2SO4 डाल रहे हो, तो जहाँ पे ऐसा हो रहा है वहाँ पे एक बुरी वलय बनती है। टेस्ट ट्यूब में से छल्ला नज़र आता है बीच में आपको, इससे बुरी वलय का निर्माण और संकुल यौगिक में आपके पास यहाँ पे इस प्रकार का एक यौगिक बनता है। इस रासायनिक रिएक्शन संपन्न होती है कि Fe+2 नाइट्रेट और ये 4H+ आयन, इस प्रकार से एक संकुल यौगिक का निर्माण होता है। इस संकुल यौगिक में आप इसकी ऑक्सीकरण अवस्था देखोगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगी, इसकी +3 नज़र आ रही है, क्योंकि NO और ये सब मिल जाते हैं यहाँ पे। और देन आगे इसका आप देखोगे उपयोग, क्या देखोगे आप, इसके उपयोग। तो नाइट्रिक एसिड का उपयोग नाइट्रेट युक्त उर्वरक बनाने में, या इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ, ये दोनों तीनों के नाम भी याद रख लेना फुल। ये विस्फोटक पदार्थ जो बनाए जाते हैं TNT और TNG, इनके लिए पूछे जाते हैं एग्जाम्पल, ट्राइनाइट्रोटोलुइन और ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। और रॉकेट के ईंधन में काम आता है ऑक्सीकारक के रूप में, स्टेनलेस स्टील के अम्ल उपचार में और धातुओं के निरीक्षण के लिए। तो ये आपके पास अपना इनके केस के अंदर एक वीडियो बना है, जो आपको किस किस 2 चीज़ बनी आज अपन ने, अमोनिया
और नाइट्रिक एसिड के बारे में इनकी जानकारी ली है, कैसे इनको बनाते हैं और कैसे इनको बिगाड़ते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। नोट्स तैयार करते रहो, साथ साथ प्रॉब्लम पूछते रहो। ओके।